हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरे पीछे लिखा हुआ है एजुकेशन बजट 2025। वैसे तो बजट बहुत अच्छा भी रहा और बहुत बढ़िया भी रहा। इस बार का बजट काफ़ी लोगों को, जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको टैक्स में इतना बढ़िया रिबेट मिली कि भाई 12 लाख तक छूट मिली। तो उन लोगों के मन में भी उत्साह, खुशी है। साथ साथ में हम लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले, हायर एजुकेशन सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए क्या खास है इस बजट में, ये भी जानते हैं। साथ में विद्यार्थियों के लिए क्या खास है इस बजट में, जिससे कि हम लोगों के लिए भी एक अच्छा मुहिम हो सकती है, अच्छा काम हो सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी और हायर एजुकेशन के पार्ट में आपको यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है या एक दो क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, वो भी यहाँ से बन सकते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर करना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि हम जानते हैं एजुकेशन बजट में विद्यार्थियों के लिए क्या है खास। तो देखो, यहाँ पर अगर हम विद्यार्थियों के लिए कुछ खास की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए लेकर के चलते हैं एक एक चीज। और वही प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक जानने का विषय रहता है। तो एक तो दिया गया है यहाँ पर, पहले एक बार रफली तेजी के साथ में इसकी फीचर को हिंदी इंग्लिश, देखो इंग्लिश में देख लीजिएगा, हिंदी में बता देते हैं कि भाई छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब छात्रों को वित्तीय सहायता वो बाद में डिसाइड होगा किसको कितना क्या मिल रहा है वित्तीय सहायता के लिए, लेकिन 2160 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और ये वित्तीय सहायता हो सकता है बच्चों को किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल के साथ साथ में उनको पढ़ने के लिए जो लोन वगैरह मिलता है, उन सभी में ये सारी चीज़ें शामिल हो। डिजिटल ई लर्निंग इंडिया, आप जानते हैं कि ई लाइब्रेरी का विस्तार हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी का, किताबों को वहाँ पर संकलन किया जाएगा और ये फ्री होगी, जिससे कि कोई भी एक्सेसिबल हो जाए किसी भी किताब को पढ़ने के लिए। तो डिजिटल ई इंडिया का मतलब लर्निंग, डिजिटल इंडिया को ई लर्निंग के लिए भी कितना खर्च किया जा रहा है, तो 681 करोड़ रुपए किए जा रहे हैं। और हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे पीएचडी वगैरह करने के लिए, तो अनुसंधान और नए इनोवेशंस के लिए 337 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, अनुसंधान के क्षेत्र में भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी के लिए भी 11,349 करोड़ रुपए, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए आईआईटी के लिए जो दिया गया है 522.30 करोड़ रुपए, मतलब इसको 20 हम लोग बोलते हैं, करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब आगे अगर बात करते हैं तो अन्य पहल क्या की गई है, तो यहाँ की फीचर में फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं कि भाई अन्य पहल में क्या क्या है। तो 5 आईआईटी में 650 अतिरिक्त, मतलब 6500 अतिरिक्त छात्रों को समायोजित करने की बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। आईआईटी में कितने अन्य छात्र जोड़े जाने की बात की जा रही है कि 6500। 10,000 नई मेडिकल सीटों का निर्माण किया जा रहा है इस बार। उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल प्रारूप में भारतीय भाषा की किताबें उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे लाइब्रेरी के बारे में मैंने बात की थी, तो डिजिटल रूप में भारतीय भाषा में किताबें, मतलब ट्रांसलेशन वर्जन, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसका ट्रांसलेशन वर्जन जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। कोई कन्नड़ का है, कोई उर्दू का है, कोई जो भारत की भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, वहाँ के लोगों के लिए शायद हिंदी की किताब, या हिंदी के लोगों को कन्नड़, तेलुगु, मलयालम की किताबें पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उसका कंटेंट उनकी भाषा में नहीं हो पाता था। ऐसी स्थिति में जब ये डिजिटल प्रारूप, जो भारतीय भाषा की किताबें उपलब्ध हो जाएंगी, चाहे विदेशी भाषा चाहे इंडियन भाषा, तो भारतीय भाषा में उपलब्ध रहेंगी, तो वो पढ़ना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसके उपलब्ध कराने से हम लोगों को ज्ञान के विस्तार होगा। साथ साथ में भारत की जो पांडुलिपि विरासत है उसका सर्वेक्षण और संरक्षण करने के लिए भारत भारतम मिशन प्रणाली भी चलाई जा रही है। के लिए ज्ञान भारतम मिशन एक प्रणाली चलाई जाएगी। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च जब हम करते हैं, तो रिसर्च करने के दौरान जब अगर हमें पांडु लिपि नहीं मिल पाती, मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिल पाती हैं, तो ऑथेंटिसिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, मतलब हम उसको सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते या कुछ कमियां रह जाती हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि हमें सही जानकारियां मिलने लग जाएंगी, हमारे पास एक सोर्स होगा। भारतीय ज्ञान प्रणाली राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण भी किया जाएगा। जो भी ज्ञान है उसका एक डिजिटलाइज फॉर्म भी होगा,
और बजट में आई नैतिकता अनुसंधान में आई एआई नैतिकता मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैतिकता वाले जो अनुसंधान है उसमें निवेश के लिए जिम्मेदार एआई का उपयोग के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं, दिशा निर्देश शामिल किया गया है। एआई का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की बात की जा रही है इस बजट में, तो इसमें काफी कुछ आपको पता चल गया है। तो भाई यहाँ पर समझते हैं, थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि भारत में दुनिया के लगभग 19% बच्चे रहते हैं, पूरे विश्व का 19% बच्चे भारत में ही रहते हैं, जो कि देश की 1/3 से ज्यादा आबादी यानी लगभग 480 मिलियन मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। भारत का भविष्य है, ये बच्चे तय करेंगे कि एक दशक मतलब 10 साल के बाद भारत कितना महान और कितना अच्छा, कितना समृद्ध होगा। सत्ता में बैठे लोगों के लिए अगर हम बात करते हैं अच्छे संबंध बनाने की, चाहत रखने वालों के लिए वित्त मंत्री ने 8वें केंद्रीय बजट में खूब तारीफ की है, जिसमें 2025-26 के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए 78,572 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? शिक्षा और साक्षरता के लिए। तो एक चीज यहां पर आंकड़े मैं इसलिए दे रहा हूं, अगर इन आंकड़ों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाएं तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के बजट आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। अगर हम बात करते हैं जैसे 24-25 में तो 46 थी, जबकि 25-26 में कितना हो जाता, सीधे 50 कर दिया गया। 46,000 करोड़ से उसको 50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, बजट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब साथ में कुछ चीजें और यहां पर समझ लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हुई हैं। थोड़ा सा ये चीजें तो हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, बहुप्रशंसित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी शिक्षा के लिए, उसमें बजट को कम से कम 6% आवंटन करने की सिफारिश की गई थी। आप लोगों को पता है कि जो 1986 की शिक्षा नीति थी या 1968 की शिक्षा नीति थी, उसमें भी बात की गई थी कि हमारे कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसके स्तर को ज्यादातर सरकारें प्राप्त नहीं कर पाई। यहाँ 2025 की बजट उस उम्मीद से आधे से भी नहीं पहुंच पाया है और बजट में मात्र 2.7 पर ही रुक गया है। इतना देने के बावजूद भी 2.7 तक ही पहुंचा है। शिक्षा खर्च की वृद्धिशील वृद्धि से प्रमुख चुनौतियों का सामना नहीं होगा। फरवरी में पेश किए गए केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन में मामूली वृद्धि ही की गई है। नई शिक्षा नीति में 2020 में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना नहीं है। मतलब अगर बात करते हैं 50.65 लाख करोड़ रुपए की कुल परिव्यय है और इसमें 1.28 लाख करोड़ रुपए आवंटित पिछले वर्ष की तुलना में, यहां पर पिछले वर्ष की तुलना में 6.65 अधिक है, लेकिन यह कुल बजट का मात्र कितना है? कुल बजट का मात्र 2.54% ही है। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारे कुल घरेलू उत्पाद का, जिसको कहा जाता है ना सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उत्पादन है, उसका 0.4% है, जबकि कितना बोला गया है? 6%। आप समझ लीजिएगा, उसके मुकाबले अगर उतना पैसा खर्च करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। ये चीज समझना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 2019 से सकल घरेलू उत्पाद जो है 4.2 से 4.6 पर स्थिर रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि शिक्षा पर व्यय और भी कम है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 है। यह 1966 में 68 में जो कोठारी कमीशन, मतलब देखो 68 में नई शिक्षा नीति बनी और 66 में 64 से 66 के बीच में कोठारी कमीशन है, तो कोठारी कमीशन आयोग के सुझाव से पहले जो 6% का बेंचमार्क फिट किया गया था कि इतना तो खर्च करना ही करना है, उस बेंचमार्क से भी काफी नीचे है। तो ये कुछ जानकारी थी जिसको आपको समझना है, कितना चल रहा है और कितना होने की गुजारिश की जाती है। जितने भी संस्थाएं बनती हैं, चाहे विदेश में कोई भी, डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी, डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट में भी यह बात कही गई थी कि शिक्षा पर कुल खर्च, चाहे विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, अपने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के बजट को टोटल जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। जबकि इस नए बजट के हिसाब से अगर देखा जाए
तो यह काफ़ी नीचे रहा है। यह बजट काफ़ी कुछ खर्च करने के बावजूद भी नीचे रहा है। आई होप हो सकता है आगे 2 सालों के अंदर जो बजट आए 2025, 26, 27 के सत्र में, शायद वह बजट जो है हम लोगों की आशाओं के अनुरूप हो। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ में साझा ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में भी और इस जानकारी के बारे में। तो इस जानकारी के साथ में अभी तो मैं लेता हूं यहाँ पर विदा। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए केजीएस यूजीसी नेट चैनल पर। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।